नमस्कार दोस्तों, पारमिता एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। चलिए एक बार फिर से मैथ्स पेडागोजी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कक्षा 3 में चतुर्थांश यानी 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो प्रश्न यह कहना चाह रहा है कि कक्षा 3 का एक विद्यार्थी है और एज ए टीचर आपको उसे चतुर्थांश यानी 1/4 की संकल्पना यानी 1/4 का कॉन्सेप्ट समझाना है। तो नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनको एक क्रम में ऐसा बनाइए कि एक विधि बन जाए जिससे बच्चे को चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट समझाया जा सके। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर उनका हम क्रम बनाएंगे कि किस क्रम में उन्हें जमाना है ताकि बच्चे को जो है 1/4 का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो पहला ऑप्शन है चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, दूसरा है ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना और तीसरा है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र बनाना। तो जो पहला ऑप्शन होगा जो अनुक्रम में फिट बैठेगा वह है ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना। कोई भी एक ठोस पदार्थ लेंगे और उसके हम 4 टुकड़े करके बच्चों को दिखाएंगे। मान लीजिए हमने एक चॉकलेट ले लिया और उसके हमने 4 टुकड़े किए और बच्चे को दिखाया कि भाई ये देखो ये एक इकाई है, यानी ये एक चॉकलेट है जो एक इकाई के रूप में है और इसके हमने 4 टुकड़े किए। ये 4 टुकड़े जो है प्रत्येक टुकड़े इसके चतुर्थांश है और इसी चीज को चित्र के माध्यम से हमें ब्लैक बोर्ड में समझाना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी कहता है। यानी दूसरे नंबर पर क्या करेंगे कि चतुर्थांश को प्रदर्शित करने के लिए हम चित्र बनाएंगे कि भाई ये ब्लैक बोर्ड पे हमने बना दिया, एक चॉकलेट है, ये इसके 4 टुकड़े हैं और प्रत्येक टुकड़े को हम चतुर्थांश यानी 1/4 कहते हैं। 1/4 का मतलब यह है कि एक इकाई का चौथा हिस्सा। फिर अंत में हम क्या करेंगे कि चतुर्थांश के लिए एक प्रतीक बनाएंगे और बच्चे को समझाएंगे कि भाई ये जो चतुर्थांश होता है इसको हम गणित की भाषा में 1/4 लिखते हैं, यानी कि एक इकाई का चौथा हिस्सा, और उसका एक प्रतीक चिन्ह बनाकर श्याम पर लिख देंगे। तो इस तरह से जो है सही क्रम क्या हुआ, BCA, यानी 47 नंबर प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 4। ये जो तस्वीर दिखाया गया है यह समझाने के लिए कि किस तरह से बच्चों को हमें समझाना है। हमने जैसे सर्कल ले लिया, सर्कल को आप रोटी भी कहकर बच्चों को समझा सकते हैं कि भाई एक रोटी है, इसके हमने 4 टुकड़े किए और प्रत्येक टुकड़े को हम चतुर्थांश कहते हैं और चतुर्थांश को हम गणित की लैंग्वेज में 1/4 के रूप में डिनोट करते हैं। इसी तरह से एक स्क्वायर ले लिया और उसके 4 टुकड़े किए और जैसा कि ग्रीन वाला जो हिस्सा है उसे हम चतुर्थांश कहते हैं और इसे हम 1/4 से डिनोट करते हैं। इस तरह से बच्चों को जो है हम 1/4 यानी चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो जैसा कि आप जानते हैं पियाजे ने संरक्षण यानी कंजर्वेशन का नियम दिया था। अब ये संरक्षण या कंजर्वेशन का नियम क्या है पहले यह समझ लेते हैं, फिर हम वापस इस प्रश्न पर आएंगे। तो व्हाट इज कंजर्वेशन? द अवेयरनेस दैट ए क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट अ चेंज इन इट्स अपीयरेंस। यह क्या कहता है कि भले ही चीजों का अपीयरेंस बदल जाए लेकिन उनमें मौजूद जो क्वांटिटी रहती है वह सेम रहती है। यदि इसकी समझ बच्चे में आ जाती है तो उसे कंजर्वेशन का सिद्धांत, कंजर्वेशन की समझ है, संरक्षण की समझ है। और यदि वह ऐसा कहता है कि भाई जो लंबा वाला आइटम है उसमें ज़्यादा पानी है और छोटे वाले में कम पानी है, यानी उसमें कंजर्वेशन की समझ नहीं है। इसे उदाहरण के रूप में कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ग्लास है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन ऊंचाई कम है, उसमें उसका जो पानी है उसी के पानी को एक लंबे ग्लास में डाला गया जो सकरा है। तो यदि बच्चा यह कहता है कि भाई सकरे वाले में ज़्यादा पानी है और चौड़े वाले में कम पानी है, इसका मतलब उसे कंजर्वेशन की समझ नहीं है। और यदि बच्चा कहता है कि नहीं दोनों में पानी बराबर है, भले ही वह ज़्यादा ऊंचा दिख रहा हो और इसमें पानी कम दिख रहा हो, यानी उसमें कंजर्वेशन की समझ है। तो ये है कंजर्वेशन यानी संरक्षण जो पियाजे साहब ने बताया था। अब उनके अनुसार आपको यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये हमें पहचानना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो लंबाई का कंजर्वेशन की जो समझ होती है वो बच्चों में पहले आती है बजाय इसके कि संख्याओं के। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि बच्चे में पहले संख्याओं के संरक्षण की समझ आती है, उसके बाद लंबाई में संरक्षण की समझ आती है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। तो ये इसका सही कथन कह रहा है। पहले बच्चा जो है वेट का कंजर्वेशन की समझ पैदा करता है, फिर उसके बाद वह वॉल्यूम की
कंजर्वेशन की समझ उसमें आती है, यानी ये ऑप्शन सही है। तो 55 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। हमें जो है सही कथन पहचानना था और सही कथन जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है, यह किसने कहा? तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आप इसमें बस इतना आपको दिमाग में बैठाकर चलना कि बेंजामिन पीरे साहब ने कहा था कि गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? मतलब विभिन्न तरह की आकृतियां होती हैं और उनके कुछ पहलू भी होते हैं। पहलू मतलब फैक्टर। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कौन कौन से पहलू होंगे? उसकी भुजाएं होती हैं, उसमें कोण होते हैं, तो इन्हें हम पहलू कहते हैं। हर आकृति का कुछ न कुछ पहलू होता है। तो ऐसा कौन सा पहलू है जो इन 4 विकल्पों में दिया गया है, जो प्राथमिक स्तर मतलब जो प्राइमरी कक्षा के बच्चे हैं उनसे उनका कोई संबंध नहीं होता? संबंध का मतलब उनको ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती। तो जैसे पहला है पैटर्न, तो पैटर्न बच्चों को पढ़ाया जाता है। दूसरा है कोण यानी एंगल, एंगल जो है बच्चों को प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता, ये अपर प्राइमरी लेवल से शुरू होता है। यानी जो हमारा 39 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वह जो है इसका सही आंसर है। इसके बावजूद भी हम 3 और 4 देख लेते हैं। सम्मिति मतलब सिमेट्री, यह भी प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और चौथा है चौपड़, यह भी प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो पढ़ाया नहीं जाता वो है क्या है? कोण यानी त्रिभुज। तो त्रिभुज से संबंधित चीजें बच्चों को नहीं समझाई जाती, उनसे संबंधित जो पहलू होते हैं वे बच्चों को नहीं समझाए जा सकते। यानी 39 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो जैसा कि आप जानते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार भारतवर्ष में सारे विद्यालय समावेशी शिक्षा का पालन करते हैं। मतलब उन हर विद्यालय में हर तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे वे विकलांग हो, दृष्टिबाधित हो, सामान्य हो, अधिक प्रतिभाशाली हो, किसी भी तरह के बच्चे हो एक ही कक्षा में पढ़ सकते हैं। तो ये प्रश्न यह पूछना चाहता है कि गणित की कक्षा में जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो किस तरह के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं? और प्रत्येक विकल्प में 3-3 साधन दिए गए हैं, 3-3 साधनों का एक सेट बनाया गया है। तो हमें यह पता करना है कि कौन सा सेट ऐसा है जो दृष्टिबाधित बच्चे अपने साधन के रूप में उपयोग करें किसी भी कक्षा में। तो पहला सेट क्या है? टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट और संख्या चार्ट। तो टेलर का गिनतारा का प्रयोग बच्चे कर सकते हैं दृष्टिबाधित बच्चे, और भिन्न के किट का भी प्रयोग दृष्टिबाधित बच्चे कर सकते हैं, लेकिन संख्या चार्ट का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि संख्या चार्ट के लिए उन्हें देखना पड़ेगा जिसमें वो असमर्थ है। तो यह ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि संख्या चार्ट, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। इसमें पहला शब्द ही है संख्या चार्ट जो कि दृष्टिबाधित बच्चे यूज नहीं कर सकते, इसलिए यह ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कहता है टेलर का गिनतारा, जिसे हम एबेकस भी कहते हैं तो इसका उपयोग बच्चे कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग भी बच्चे कर सकते हैं क्योंकि आजकल ऐसे कीबोर्ड्स आ गई हैं जिनमें ब्रेल लिपि का यूज होता है। फिर कंप्यूटर में स्पीकर्स वगैरह होते हैं, उनकी मदद से बच्चे कमांड को फॉलो कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का यूज भी दृष्टिबाधित बच्चे कर सकते हैं। और एक है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है? एक बोर्ड होता है जिसमें उभरी हुई तीलियां रहती हैं, जिसमें बच्चे कई तरह की आकृतियां रबड़ या धागे के माध्यम से बना सकते हैं। तो इसका उपयोग भी दृष्टिबाधित बच्चे कर सकते हैं। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही है। फिर भी चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन कहता है कंप्यूटर, संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। तो इसमें भी संख्या चार्ट शब्द है, यानी ये ऑप्शन भी गलत होगा। अब हम देख लेते हैं कि जियो बोर्ड कैसे दिखता है और अबैकस कैसे दिखता है। ये देखिए जियो बोर्ड है जिसमें एक बोर्ड में उभरी हुई तीलियां हैं, इसी में फंसा करके रबड़ के माध्यम से विभिन्न तरह की आकृतियां बनाई जा सकती हैं, रबड़ या धागे के माध्यम से। और यह है एबेकस, जो छोटे मोटे कैलकुलेशंस हैं इस एबेकस के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय या किस सेट में प्रवीण हैं? तो देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि 8 से 9 वर्ष के बच्चे हैं, तो संख्या से संबंधित कौन सा सेट ऐसा है जिसमें वे प्रवीणता हासिल कर सकते हैं? तो देख लेते हैं। पहला वर्ग है वर्गीकरण, प्रतिवर्तीता और आनुपातिक विवेचन का। वर्गीकरण मतलब आप समझते हैं क्लासिफिकेशन करना।
तो इस उम्र के बच्चे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। प्रतिवर्तिता मतलब रिवर्सिबिलिटी, जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक बोला जाए कि भाई 1 से 10 तक गिनती गिनो, फिर बोला जाए कि आप 10 से 1 तक वापस आओ, इसे बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। तो 8 से 9 वर्ष के बच्चे यह भी कर सकते हैं। फिर होता है आनुपातिक विवेचन, मतलब रेशियो प्रोपोर्शन। तो रेशियो प्रोपोर्शन जो होता है अपर प्राइमरी लेवल की बात हो जाती है, जिसको 8 से 9 वर्ष के बच्चे नहीं कर सकते, यानी कि यह ऑप्शन गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तिता और आनुपातिक विवेचन। यहाँ भी आनुपातिक विवेचन, तो जिस जिस सेट में आनुपातिक विवेचन आएगा वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ऊपर के जो तीनों सेट हैं उनमें आनुपातिक विवेचन है, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शंस गलत हैं। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, जो है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता। तो संख्या से संबंधित ये तीनों ही ऐसे शब्द हैं जिनमें जो है बच्चों में प्रवीणता होती है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? प्रश्न लंबा है, इसे शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ कि ये कक्षा 1 का विद्यार्थी है और उसे शिक्षक ने कुछ चीजें दी और उसे कहा कि भाई आप इन चीजों को गिन करके बताओ कि टोटल कितनी है। वो चीजें कौन कौन सी थी? पेन, रबड़ और शार्पनर। तो बच्चे ने उसे गिना, लेकिन टोटल 10 कहने की बजाय उसने ऐसा नहीं कहा कि भाई 10 वस्तुएं हैं, उसने ये कहा कि भाई 2 पेन है, 5 रबड़ है और 3 शार्पनर। तो प्रश्न यह कह रहा है कि आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत पर कठिनाई हुई? मतलब उसने टोटल 10 कहने की बजाय अलग अलग क्यों कहा? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसपे उस पर कठिनाई हो रही है? तो चलिए विकल्प देखते हैं। पहला ऑप्शन है अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। अमूर्तन मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब ऐसी थिंकिंग जिसकी कल्पना हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो चीजें हमारे आंखों के सामने नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो होती है, ऐसी थिंकिंग करना जो हमारे आंखों के सामने नहीं है, उस चीज की भी थिंकिंग करना, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाती है। और मूर्तता क्या होती है? जो हमारी आंखों के सामने है। अमूर्त मतलब जो हमारी आंखों के सामने नहीं है। और असंगत क्रम सिद्धांत, असंगत मतलब जो असंगत है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 चीजें दी गई, पेन, रबड़ और शार्पनर। यदि सिर्फ पेन ही होते, 10 के 10 पेन होते तो उसमें संगतता होती, लेकिन वस्तुएं अलग अलग हैं। पेन है, फिर रबड़ है, फिर शार्पनर है, तो यहाँ असंगतता है। तो क्या यह सिद्धांत फॉलो करता है? बिल्कुल यह सिद्धांत फॉलो करता है, क्योंकि बच्चे को जो है अमूर्तन की प्रॉब्लम हुई। अमूर्तन की प्रॉब्लम यह हुई कि भाई 2 पेन है, 5 रबड़ है, 3 शार्पनर है। उसे 2 पेन दिख रही है, 5 रबड़ दिख रहा है, 3 शार्पनर दिख रहा है, लेकिन वो इन तीनों को एक ऑब्जेक्ट नहीं मान पा रहा। इन तीनों को वो एक ऑब्जेक्ट नहीं मान पा रहा। वो ये समझता है कि पेन पेन है, रबड़ रबड़ है और शार्पनर शार्पनर है। यानी उसमें जो है अभी अमूर्तन की कमी है और असंगत क्रम सिद्धांत की भी कमी है के कारण भी जो है ऐसा हुआ कि वह वस्तुओं को 10 बोलने की बजाय 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर बोला। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। तो इस प्रश्न का हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। तो कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे? तो प्रश्न ये कह रहा है कि भाई एक शिक्षिका है, वो उसने कक्षा 2 के विद्यार्थियों को कहा कि 4 इकाई और 3 दहाई लिखो। तो बच्चों ने 34 की जगह 43 लिख दिया। अब उन्हें जो है इकाई और दहाई का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप एज ए टीचर क्या करेंगे? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम ना हो। बच्चे को हम सिखाएंगे भाई ये इकाई का कॉलम है, ये दहाई का कॉलम है, आपको यही लिखना है। फिर दूसरा ऑप्शन है स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न दे देंगे।
भाई जैसे एक स्तंभ विधि मतलब एक कॉलम बना दिया, इधर इकाई लिखी जाती है, इधर दहाई लिखा जाता है, इधर सैकड़ा लिखा जाता है, वो ये से हम कहते हैं स्तंभ विधि। तो बहुत सारे प्रश्न दे दिए, अब बोले कि इनका एक्सरसाइज करो। या फिर तीसरा, विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। गिन तारा मतलब वही एबेकस। चौथा ऑप्शन कहता है कि उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। सबसे बेस्ट ऑप्शन यह है क्योंकि गिन तारे में जो है उन्हें कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा कि इकाई क्या है, दहाई क्या है। जबकि बाकी के जो 3 ऑप्शन है तो बच्चों को एक्सरसाइज या अभ्यास पर ज़्यादा जोर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 37 ज़्यादा सही है। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा सही है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्रतिचित्रण क्या है आप ये समझ लीजिए। प्रतिचित्रण को अंग्रेजी में कहते हैं मैपिंग। और मैपिंग क्या होती है, जो एक मैप बनता है। जैसे हमने बोल दिया कि इस सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, इस सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, तो आपके दिमाग में एक मैप बना कि भाई एक सर्कल है उसके अंदर पॉइंट्स हैं। इसे ही हम प्रतिचित्रण या मैपिंग कहते हैं। या हमने बोल दिया कि यह एक रेखा है और इस रेखा के बीच में कई पॉइंट्स बने हुए, तो इस रेखा में कितने पॉइंट्स बने, तो उसका एक मैप बनता है आपके दिमाग में। एक रेखा बनेगी, फिर उसमें आप बिंदु उभरे हुए दिखेंगे, इसे हम प्रतिचित्रण कहते हैं। तो ये बोलता है कि गणित में जो है मैपिंग के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें ये एक स्टेटमेंट ढूंढना है जो सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है कि प्रतिचित्रण यानी मैपिंग स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। स्थानिक चिंतन मतलब स्पेशियल थिंकिंग को, स्पेशियल मतलब जो किसी भी डायरेक्शंस में होती हैं वो होती है स्थानिक या स्पेशियल। तो ये ऑप्शन ट्रू है क्योंकि मैपिंग यही चीज़ कहलाती है। जैसे हमने बोल दिया आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तो हमारे दिमाग में एक मैपिंग बनी जिसमें आकाश बना, आकाश में तारे बने। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर बोलता है कि प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, तो यह ऑप्शन भी सही है। और तीसरा कहता है कि प्रतिचित्रण यानी मैपिंग गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ये ऑप्शन जो है गलत है क्योंकि गणित का पाठ्यक्रम का यह हिस्सा है। गणित क्या लगभग हर विषय में जो होता है मैपिंग की हिस्सेदारी होती है। मैपिंग यदि हो ही ना तो कोई भी विषय पढ़ने में हमें असमर्थता होगी, यानी कि यह स्टेटमेंट जो है गलत है। तो 38 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फिर बात करते हैं आखिरी प्रश्न की। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। भाई जो गणित के खेल होते हैं या जो पहेलियां होती हैं वह हमें किस तरह से मदद करती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो इसके चारों के चारों ऑप्शन ही सही है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 2 वह सही होगा, यानी A, B, C और D। तो आज हमारे 10 प्रश्नों का यह वीडियो समाप्त हुआ। हम कल फिर 10 प्रश्नों का एक वीडियो लेकर आएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।